अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? मतलब ऐसा कौन सा है जिसे हम प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो है तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना किसका है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। जबकि देखो, ध्यान से देखो, तारे का टिमटिमाना किसका है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ पर सूर्य के समय सूर्य का लाल, मतलब सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। इसी तरह खतरे के संकेत, मतलब खतरे के संकेत जो होते हैं वो लाल रंग के प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि किस कारण? ये तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। आसमान का नीला रंग, ये किसके कारण? तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। जबकि यहाँ पर तारे का टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन कारण। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखो, तारे का टिमटिमाना जो है वो टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जबकि अन्य विकल्प प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करते हैं, जैसे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। तो यहाँ पर हम बात करें, लाल रंग का प्रकाश जो है, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से तब क्या होता है? लाल रंग का प्रकाश सबसे कम, यहाँ पर क्या होगा? सबसे कम प्रकीर्णित होगा। लाल रंग सबसे कम, लाल रंग का प्रकाश जो है वो कोहरे या धूल में यहाँ पर क्या होगा? सबसे कम। तो सबसे कम सर्वाधिक नहीं होगा, सर्वाधिक में सबसे कम, ये तो ए होगा या तो सी होगा। सबसे कम प्रकीर्णित होता है लाल रंग का प्रकाश, क्या सबसे कम प्रकीर्णित होता है। जब तुमने पढ़ा प्रकाश वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा, वर्ण विक्षेपण में देखा होगा, जैसे यहाँ पर रोशनी आती है तो लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे कम, मतलब लाल रंग लगभग सीधे चला जाता है, और जो वो है बैगनी रंग, वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णित बैगनी रंग, सबसे कम प्रकीर्णित लाल रंग, है ना। तो लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धूल से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तब ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की रंग तरंगदैर्घ्य की तुलना में सबसे अधिक होती है। प्रकाश के बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकेंडित करती हैं, प्रकाश के प्रकेंडित, यानी कि प्रकाश का बिखराव। देखो, तुम्हें एक चीज, दो चीज याद रखना है, एक झुकाव, एक बिखराव, एक प्रकीर्णन, एक वर्ण विक्षेपण। बहुत कंफ्यूजन होता है वैसे देखा जाए तो, है ना। कभी इत्मीनान होकर मतलब सोचना प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण में अंतर क्या है ना। प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण में अंतर क्या है? प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन जो है, वर्ण विक्षेपण को याद रखना है कैसे? झुकाव। वर्ण विक्षेपण के लिए याद रखना है कि अपने को झुकाव, ठीक है ना। और प्रकीर्णन के लिए क्या याद रखना है? बिखराव। प्रकीर्णन में बिखराव करना है, और वर्ण विक्षेपण में क्या रखना है? झुकाव। वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म होता है ना। इसमें प्रकाश क्या होता है? झुक जाता है। वर्ण विक्षेपण में झुकाव याद रखना है, और प्रकीर्णन में क्या रखना है? बिखराव याद रखना है। ठीक है। देखो, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं, और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन में देखा जा सकता है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर जो आया होता ना सामने ना, पक्का कंफ्यूज, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो यहाँ पर वन और तो सही है, देखो परावर्तन न मारते, ठीक है, और अपवर्तन न मारते, ये तो प्रकीर्णन मारते, ये तो वर्ण विक्षेपण मारते। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर एक बिखराव याद करना है, एक झुकाव याद करना है, ठीक है ना, झुकाव एक बिखराव। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर धूल के कण नहीं है, वहां पर प्रकाश का बिखराव नहीं होगा, है ना। अब प्रकाश का बिखराव नहीं होगा तो किसके कारण? तो ये है प्रकीर्णन का एग्जाम्पल। किसका? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए से आसमान जो है प्रकीर्णित, वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए से आसमान हम वहां पर हमें क्या दिखाएगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रखंडित प्रकाश का रंग प्रखंडित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है ना। देखो आकार पर निर्भर करता है, जैसे धूल के कण, है ना। देखो और आगे पढ़ते हैं। अति सूक्ष्म कण मुख्य मुख्य रूप से अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अब देखो हम देख चुके हैं कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का और नीले रंग का होता है। सब सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का और नीले रंग का होता है। यहाँ पर बैगनी कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया। नीला दिया हुआ है? नीला दिया हुआ है। लाल रंग में सबसे कम प्रकीर्णन होता है और सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी और नीले रंग में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा है प्रकिंडित प्रकाश का रंग प्रकिंडित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। ये तुम्हें पता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से इसमें नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। देखो प्रकिंडित होने वाले प्रकाश का रंग प्रकिंडित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। अब देखो फिर से पढ़ते हैं। स्वच्छ स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में दृश्य प्रकाश यानी कि दृश्य प्रकाश जो हम देखते हैं, दृश्य प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश यानी कि व्हाइट प्रकाश जो है उसकी तुलना में क्या होते हैं? उसकी तुलना में छोटे होते हैं। देखो दृश्य प्रकाश में सभी शामिल हो जाते हैं, लाल नीला पीला, नहीं मतलब दृश्य प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश जिसमें 7 रंग शामिल हैं। तो दृश्य प्रकाश की तुलना में यह बोल रहा है नीले रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में। अब देखो दृश्य प्रकाश यानी कि 7 तरंग दैर्घ्य की तुलना में जो है वो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य, स्पेसिफिक रूप से नीले रंग का तरंग दैर्घ्य में क्या होगा? छोटे छोटे आकार के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन छोटे छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ठीक है। देखो स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश यानी कि 7 रंग, ठीक है ना, यानी कि सफेद रंग दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों के प्रकाश में से बैगनी एवं नीले रंग, देखो यहाँ पर फिर से बैगनी एवं नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिस कारण स्वच्छ आकाश का रंग हमें क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है? बताओ अंतरिक्ष का यहाँ पर नीले मतलब काला दिखने का क्या कारण है? तो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह क्वेश्चन एक और आया था, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ होता है? जहां पर धूल के कण उपस्थित हों, यानी कि वायुमंडल उपस्थित हो। जहां वायुमंडल मतलब है वहीं पर होगा, धूल कण जहां पर उपस्थित होंगे वहीं पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण वहां पर वायुमंडल का ना होना, किसका? वायुमंडल का ना होना तथा प्रकाश का प्रकीर्णन ना होना,
जब भाई वायुमंडल नहीं है तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन ही क्या हुआ, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म सूक्ष्म का होते हैं पदार्थों के सूक्ष्म का होते हैं तो इन तो इनके द्वारा यहाँ पर इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा, तो हम देख चुके हैं, काला दिखाई देगा। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इस कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्वेश्चन है, डैश के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित यानी कि फैल जाता है। अब देखो, फैलना मैंने बताया था किसमें फैलता है प्रकाश, प्रकीर्णन में प्रकाश फैलता है और वर्ण विक्षेपण में प्रकाश जो है वो झुकता है ना। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित यानी कि फैल जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखना और समुद्र का नीला दिखाई देना। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। इसमें हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग बताना है, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के क्या क्या प्रयोग हैं। जैसे कि खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए से ये सही है। समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये जो है अपवर्तन का एग्जाम्पल है, इसलिए से ये गलत है। तारे का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। टिंडल प्रभाव, ये प्रकीर्णन है। सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये भी प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो हमारा ए, डी और ई जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान है, जैसे टिंडल प्रभाव हो गया, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, खतरे के संकेत को लाल होना, ये सब प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। गहरे समुद्र में पानी का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, खतरे का संकेतों में लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर सीवी रमन जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि सीवी रमन जी के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, हमें इसमें क्या देखना है, गलत कौन सा है। देखो, 1954 में उन्हें भारत रत्न मिला, ये बिल्कुल सही है। 1930 में पहले उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, फिर उसके बाद भारत रत्न मिला। ठीक है ना, 1930 में नोबेल मिला, 1954 में क्या मिला, भारत रत्न मिला। और उनका जन्म जो है 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि, ये गलत है, उन्हें नाइटहुड की उपाधि नहीं दी गई थी। सीवी रमन जी का जन्म की बात करें तो 7 नवंबर 1888 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 21 नवंबर 1970 को हुई थी। ये एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 में इन्हें भारत के रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है। अब बादलों का रंग सफेद क्यों हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इसलिए से प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, ये सब जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। अब यहीं पर रैले के नियमानुसार रैले ने जो नियम दिया, इन्होंने कहा कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, यानी कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है।
तो यहाँ पर लाल रंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए से इसका प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम, इसलिए से बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, जैसे कि बैंगनी, ये तो सब सभी जानते हैं कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में। लाल रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और बैंगनी रंग में सबसे कम, अर्थात लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं, अर्थात किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन आकाश का नीला रंग, ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को उदाहरण है, जबकि तारे का टिमटिमाना ये किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने, ये किसका है? ये वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। इंद्रधनुष ये भी वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। जब सूर्य का प्रकाश, जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः यह नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हम देख चुके हैं कि आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः यह चारों ओर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और हमें आकाश जो है काला दिखाई देता है। इसीलिए से अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। धूल के कारण नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ से होगा भाई? अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर क्या है? देखो, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा में अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। जिसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा वही ना, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? नीले और बैंगनी रंग का। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रकीर्णन समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के नियम यानी कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। कौन सी? नियमित। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, मान लो एक मिरर है, ठीक है ना, इधर साइड पेंट किया हुआ है शीशे में, तो ये क्या हो गया? हमारा मिरर कहलाएगा, ठीक है ना। मिरर है, मिरर क्या है? चिकनी सतह होती है ना, चिकनी सतह पर कोई प्रकाश मान लो आपतित हो रही है, ये आपतित होती है तो ये क्या कहलाएगा? एक नियमित। कहीं से फिर कहीं पर भी टकराएगा तो मतलब एक ही बराबर एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? नियमित परावर्तन है। नियमित, देखो यहाँ पर दिया हुआ है नियमित परावर्तन। इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें
समानांतर बनी रहती हैं, अतः जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है, नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। देखो ये नियमित परावर्तन यहाँ पर दर्शाया गया है। एक यहाँ पर मिरर है जिसमें आपतित किरण ये आपतित हो रही हैं 3, ठीक है ना, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है परावर्तित किरण हो रही है। ये क्या है, नियमित रूप से हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अभी हम देखते हैं समतल दर्पण के परावर्तन। समतल दर्पण से कैसे परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। पहला क्वेश्चन इसमें, जब एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है, कैसी होती है, समतल दर्पण के लिए आभासी और पार्श्व उल्टी। कैसी, आभासी, देखो आभासी होती है, सीधी होती है, पार्श्व उल्टी होती है ना। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आप अपने आप को मिरर के सामने जब खड़ा करेंगे, आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो आपको मिरर में दिखेगा कि आप अपना बायां हाथ उठाए हुए हैं ना, एवं वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा, यही इसमें बताया गया है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है, आभासी, सीधा होती है और पार्श्व रूप से उल्टी होती है, ठीक है। एक और पालिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं और पार्श्व उल्टे भी होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं हैं, वरन प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करती हैं। अगर जो पूछे समतल दर्पण क्या वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है, तो नहीं करती है, ठीक है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है, तो समतल दर्पण द्वारा देखो समान आकार की बनाएगी, पहली बात तो सीधी बनाएगी, पार्श्व तौर पर उल्टी बनाएगी और आभासी बनाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग आईना यानी कि मिरर बनाने में होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी होती है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखा होता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी, समान आकार में होता है। ये क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण, देखो समतल दर्पण हमने देखा कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, बड़ी बनता है, समान आकार का बनता है ना। देखो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं परावर्त क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती, अपितु बिंब से झुकी हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। अर्थात समतल दर्पण वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी, समान आकार में होती है। उत्तल दर्पण में वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है ना। उत्तल दर्पण की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। अब यहाँ पर